गुड मॉर्निंग एवरीवन। सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का गठन है वो 2 स्तरों पर किया गया है। एक होता है संघीय व्यवस्थापिका जो केंद्र में होती है और दूसरी होती है राज्य व्यवस्थापिका जो विभिन्न राज्यों में होती है। संघीय व्यवस्थापिका को और किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। और संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब दूसरा अंग है सरकार का कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायपालिका। इनसे मिलकर के कार्यपालिका बनती है। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 52 में, संविधान के आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में ब्रिटेन की तरह संसदात्मक व्यवस्था है जिसमें 2 तरह के प्रधान होते हैं। कार्यपालिका के, संघीय कार्यपालिका के 2 तरह के प्रधान होते हैं। एक होता है वैधानिक प्रधान और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। वैधानिक प्रधान है वो कौन होता है? भारत में वैधानिक प्रधान कौन है? भारत की कार्यपालिका का, संघीय कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान भारत में कौन है? राष्ट्रपति है। और वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, वो संघीय कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए 3-4 मुख्य बिंदु है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए सबसे पहले आता है राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद हेतु कौन कौन सी योग्यताएं होनी जरूरी है। दूसरा आता है निर्वाचन, तीसरा आता है कार्यकाल और चौथा आता है महाभियोग। सबसे पहले राष्ट्रपति पद की योग्यता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। यानी कि लोकसभा सदस्य के लिए जो योग्यताएं हैं वो सारी योग्यताएं राष्ट्रपति भी पूरी करता है। राष्ट्रपति को भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन
किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो लाभ के पद पर है वो राष्ट्रपति चुनाव है वो नहीं लड़ सकता। अब कुछ पद हैं जो लाभ के पद के दायरे में नहीं आते, जैसे वर्तमान राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, राज्य के राज्यपाल हैं, संघ और राज्य के मंत्री हैं। ये पद हैं, ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। जैसे कोई एक वर्तमान उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अब तक जितने भी भारत में उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने सबने अपने पद से त्यागपत्र दिया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपने पद से त्यागपत्र दें। तो ये योग्यताएं हो गई राष्ट्रपति पद की। अब दूसरा बिंदु आता है निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो इसका निर्वाचक मंडल होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, व्यवस्था की गई है 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत क्या व्यवस्था की गई है? 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। इस तरह से राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसके साथ साथ 70वें संवैधानिक संशोधन के तहत शामिल किया गया है संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये हो गया इनका निर्वाचक मंडल। उसके बाद में आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस मत पद्धति से होता है। तो मत पद्धति कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति हमने पीछे भी पढ़ी थी जब राज्यसभा का गठन पड़ा था। तो इसमें क्या होता है कि एक न्यूनतम राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे और राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है। अब न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र क्या होता है? कुल डाले गए वैध मतों की संख्या कुल डाले गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 और इधर बराबर में भी प्लस 1। ये होता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। और न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र क्या होता है? कुल डाले गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 और ऊपर भी प्लस 1। इसके द्वारा न्यूनतम कोटा निकाला जाता है और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अब तीसरा बिंदु था कार्यकाल।
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। किस आधार पर हटाया जा सकता है? यानी पद से हटाने की उनकी पद्धति कौन सी है? कौन सी पद्धति के द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग पद्धति के द्वारा। और ये महाभियोग प्रस्ताव है वो किस आधार पर लाया जाता है राष्ट्रपति के विरुद्ध? जब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। और ये महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा लाया जाता है? संसद के द्वारा लाया जाता है। यानी संसद के दोनों सदनों में, प्रत्येक सदन में महाभियोग प्रस्ताव वो लाया जा सकता है। अब महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व उनके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। किस आधार पर? संविधान का उल्लंघन करने पर। और किस प्रक्रिया के द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। अब ये महाभियोग प्रस्ताव है वो कैसे लाया जाता है? कि जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद का प्रत्येक सदन, लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की अनुमति है वो किसी भी सदन में, जो भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला रहा है उस समय उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उनको महाभियोग प्रस्ताव की अनुमति मिल जाती है। और इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस दे दिया जाता है, 14 दिन का। जिस दिन महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है सदन में, अभियोग चलाने वाला कोई भी सदन, एक सदन में लोकसभा या राज्यसभा जिसमें लाया जाता है, वह उस पर विचार विमर्श करेगा और अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव को पारित कर देता है तो ये महाभियोग प्रस्ताव उसके बाद दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन इस पर विचार करने के लिए या तो स्वयं विचार करेगा या एक विशेष समिति आयोजित करेगा जिसके द्वारा इस पर विचार किया जाएगा। और महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया के बारे में वो जो प्रथम सदन से पारित होकर आया है उस पर विशेष समिति या दूसरा सदन विचार विमर्श करेगा। यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देता है तो दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर उस दिन से ही राष्ट्रपति को अपने पद है वो छोड़ना पड़ता है। तो ये महाभियोग प्रक्रिया।